बाज, एक रुला देने वाली कहानी। 14 साल की उम्र खेलने कूदने की उम्र होती है, तब रिश्ता हो गया। उस समय सभी की लड़कियां 12-13 बरस में ही ब्याह दी जाती थी। शादी का मतलब भी नहीं पता था, बस यह सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ ही नहीं तो पिताजी ने बस जो थोड़ा सा घर का काम काज सिखाया। शादी का दिन आया और बस सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त भी आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतनी आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सासू माँ की आवाज आई, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आई है। और मैंने घूंघट की आड़ से अपनी सास को देखा। आंखों से एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी। मुझे सच मानो थोड़ा डर गई थी उन्हें देखकर। सारी रस्में खत्म होते होते रात हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया था कि चलो रसोई बनाने की रस्म है। तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सबने तारीफ भी की, पर सासू माँ ने कमी निकाल दी। साथ ही साथ हिदायत भी दे दी कि जब बचपन छोड़कर कुछ काम का सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना था, क्योंकि वह तब बीए कर रहे थे। खैर समीर भी हॉस्टल चले गए और मैं अकेली रह गई। अपनी सास और ससुर के साथ पढ़ती। बीच बीच में समीर चिट्ठी लिखते थे और पहले सासू माँ पढ़ती थी, बाद में मेरे पास आती थी। उम्र कम होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का साथी था आम का पेड़। वही आम का पेड़ जो हवेली के पीछे आंगन में लगा था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना हुआ था, पर वह फल नहीं देता था। इसलिए सारे हवेली वाले उसे पेड़ को बाज कहते थे। पर मुझे न जाने क्यों उस पर बहुत प्यार आता था। जब काम से निवृत्त होकर कुछ फुर्सत के पल मिलते थे तो एक वही पेड़ मेरा साथी होता था। उसको देखते हुए अपनी सारी थकान भूल जाती थी। 2 साल बीत गए और मैं 16 की हो गई। समीर की भी स्नातक की पढ़ाई पूरी हो गई थी। आज समीर वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से ही तैयारियों में लगी हुई थी। खुद किसी रसोई में जाकर सारा जियाला ले रही थी। मैं भी बहुत खुश थी कि अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ मैं पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज मांग का सिंदूर कुछ अलग ही लालिमा के लिए हुआ था। शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रही थी। तभी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि जा अपनी नज़र उतरवा ले, समीर आ गए हैं। हवेली की हलचल से पता चल गया था मुझे। खाने पीने से निवृत्त होकर अब आराम करने चले गए। समीर भी कमरे में आ गए थे और मैं बस शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी समीर ने मुझे तोहफा दिया, एक सुंदर लाल साड़ी। पर मेरे लिए तो समीर का वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की, जिनमें कुछ शिकायतें थी और कुछ प्यार था। समय बीतता गया और 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। समीर और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। समीर मुझे लेकर तुरंत रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सासों को रोका हुआ था, और फिर मुझे समीर के हवाले करके इस दुनिया से चले गए। की आंखों से अपने पिताजी को विदा किया। अब मेरा सब कुछ समीर और उसका परिवार ही था। समय गुजरता गया और समीर ने अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली और अब जो सरकारी वकील कहलाने लगे थे। पर भगवान ने मुझे अभी संतान सुख नहीं दिया। अभी तो सासू माँ दबी जुबान में बोलती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया था। समीर बहुत व्यस्त रहते थे अपने काम में, वो मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती थी। धीरे धीरे सारे गांव में यह बात फैल गई कि हवेली की बहू बाज है। तीर की तरह चुभता था यह शब्द, पर कुछ कह नहीं पाती थी, सिर्फ आंसुओं से दिल हल्का करती थी। समीर मुझे दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 19 साल,
और लोगों ने मुझे बाज बना दिया। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी मैं। फिर माँ के मरने के बाद ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाया था। एक दिन समीर जब दोपहर के खाने पर घर आए तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि हम समीर की दूसरी शादी करेंगे। उफ, इतना बड़ा धोखा समीर कैसे दे सकते हैं मुझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। समीर, कुछ बात करनी है आपसे। मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो। समीर, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? राधा, मैंने कहा ना, मुझे सोने दो, थक गया हूँ। मैं तुम सब लोगों की चिक चिक सुनते सुनते, उधर माँ है और इधर तुम, परेशान हो गया हूँ मैं। मन करता है आत्महत्या कर लूं। नहीं समीर, ऐसा मत कहिए। राधा ने समीर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आपके अलावा और कौन है मेरा? राधा करवट लेकर सारी रात आंसू बहाती रही और जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत बनकर, जो मजबूर होकर हर चीज से समझौता कर लेती है। सारी रात यही सोचती रही कि शायद समीर ने भी मौन स्वीकृति दे दी है दूसरी शादी के लिए, पर उसे ये कहाँ मालूम था कि उसकी माँ ने किस हद तक उसे मजबूर किया है दूसरी शादी के लिए। 1 महीने के अंदर ही समीर की दूसरी शादी नेहा से हो गई। नेहा समीर की माँ की दूर के रिश्तेदार की बेटी है। राधा अपना सामान उस पीछे वाले कमरे में रख ले। आज से नेहा इस कमरे में रहेगी। समीर के साथ सासू माँ ने हाथ नचाते हुए कहा, कैसे छोड़ दो ये कमरा? नहीं, ये मेरा कमरा है, जिसे जहाँ जाना है जाए। पर फिर ख्याल आया कि जो ब्याह कर इस घर में लाया था वही मेरा नहीं है, तो ये कमरा कैसे मेरा हो सकता है? ऐसा सोचते हुए आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंदूर के डिब्बे और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान एक कोने में रखकर खिड़की पर बैठ गई और उस आम के पेड़ को देखते हुए उसको निहारने लगी। इसे कुछ कम नहीं हो जाएगा, किस्मत कहूँ या कुछ और, कि आज मेरी हालत भी इस पेड़ की तरह हो गई है। अकेला बेसहारा जैसे यह अब तक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सफल रहा है। क्या मैं इसकी तरह अनिल और मजबूत रह सकूंगी, या फिर किसी कमजोर लता की तरह मुरझा जाऊंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मजबूत रहूंगी। जब यह बेजुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपने विचार श्रृंखला से बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया। दिन गुजरते गए और मैंने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपने कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों की देखभाल करने लगी। साथ ही उस आम के पेड़ की खास देखभाल करती थी। नेहा एक सुलझी हुई लड़की है। वह जब भी मुझसे बात करने के लिए आती, मेरी सासू माँ उसे किसी बहाने से बुला लेती। समीर पहले से भी ज्यादा व्यस्त रहने लगे थे। मुझसे बात तो करते थे, पर एक पछतावा हमेशा उनकी आंखों में देखता था। शायद मेरी हालत देखकर उनको बुरा लगता था, पर माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। नेहा के दिन खुशी से गुजर रहे थे और मेरे दिन बस गुजर रहे थे। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब नेहा ने खुशखबरी सुना दी कि वह माँ बनने वाली है। पूरी हवेली में त्योहार जैसा माहौल हो गया। सारे नौकरों में तोहफे बांटे जाने लगे। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, अब घर में एक नया मेहमान आएगा, शायद मेरी जिंदगी का सूनापन। नेहा बहुत कमजोर थी और उम्र भी 16 साल। उसे बहुत तकलीफ होती थी। अब सासू माँ का आदेश था कि उसकी अच्छे से सेवा की जाए, जिससे उसकी कमजोरी दूर हो। सारे देखभाल के बाद भी नेहा का वजन कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। एक दिन चिंतित होते हुए मैंने समीर से कहा कि नेहा को शहर में किसी अच्छे डॉक्टर से दिखलाओ, पर सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे भी बच्चे घर पर हुए हैं। और समीर की वही पुरानी आदत कि अपने माँ के खिलाफ वे जा नहीं सकते थे। एक दिन नेहा की तबीयत कुछ खराब होने लगी। उसकी सांस बहुत फूल रही थी। घबराकर मैंने गांव के वैद्य जी को बुलवा लिया।
वह आकर कुछ दवाइयाँ दी और खून की कमी भी बताई। और जब मैंने सब बताया तो सासू माँ ने मुझे नेहा से दूर रहने का आदेश दे दिया, यह कहकर कि एक बाज की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए नेहा पर। मुझे नेहा से दूर कर दिया गया और मैं फिर अपनी कोठरी में अकेली सारा दिन बंद रहने लगी। या फिर यह कहो कि अंदर ही अंदर मैं खुद भी डर गई थी कि कहीं सचमुच मेरी वजह से नेहा को कुछ ना हो जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर शराबा सुनने आंगन की तरफ भागी। देखा तो नेहा का प्रसव का समय आ गया था। गांव की बूढ़ी औरतों और दाइयों को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। मैंने समीर की तरफ देखा, वो बहुत डरे हुए लग रहे थे। मैं उनके पास गई और उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा। थोड़ी देर में ही बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। हम सभी का खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी काकी ने बाहर आकर बताया कि नेहा की कमजोरी और खून की कमी के कारण वह नेहा को बचा नहीं पाए। बेटी को जन्म देते ही नेहा का देहांत हो गया। हाय, पोते का मुंह नहीं देख पाई मैं, अब कैसे मेरा वंश चलेगा। सासू माँ का विलाप सारी हवेली में गूंज रहा था। उस छोटे दूध मुँहे बच्चों को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। ऐसा लगता था जैसे वह मैं हूँ। मैंने उसे कलेजे से लगा के रखा। जिनकी माँ नहीं होती वे बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार होते हैं। शायद जरा भी परेशान नहीं करते थे वह मुझे। दूध पीते ही सो जाती थी। सासू माँ का वही राग चलता रहता था कि लड़कियों से वंश नहीं चलता है, पर अब शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता था। समीर अब पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आते और गुड़िया को खिलाते। मुझे भी समीर को खुश देखकर अच्छा लगता था। साल बीत चुका था नेहा को गए हुए और गुड़िया को आए हुए। आज नेहा की बरसी है। हवेली में छोटी सी पूजा रखवाई है। माँ जी ने पंडित जी से आते ही एक प्रश्न कि क्या मैं जीते जी पोते का मुख देख पाऊंगी, और पंडित जी ने उसके लिए कुछ ग्रह शांति के उपाय बताए। सासू माँ चल दी पंडित जी को हवेली दिखाने और सारी हवेली की शुद्धि कराने। मेरी कोठरी के पास भी गई और पंडित जी को वह बाज पेड़ भी दिखाया। पेड़ देखते ही पंडित जी का मुंह बन गया और उन्होंने शुरू कर दिया, इसी मनहूस पेड़ की वजह से हमारे घर में बेटा नहीं हो। जितनी जल्दी हो सके इस पेड़ को कटवा दो। मेरे बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। मैंने समीर की तरफ देखा, पर मुझे नहीं लग रहा था कि वे मना करेंगे। सासू माँ ने तुरंत नौकरों को बुला लिया। आज इस पेड़ को काट ही डालो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे अपने सुख दुख के साथी को बचाऊं। जैसे ही वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आगे बढ़ने लगे, मैं जल्दी से भागकर उस पेड़ से लिपट गई और विनती करने लगी कि पेड़ को छोड़ दो, पर वह लोग नहीं माने। मैं रोती जा रही थी, पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मुझे खींचकर धक्का दिया और मेरे सिर पर पत्थर टकरा गया। सिर से खून की धारा निकल रही थी। यह देखकर समीर से रहा नहीं गया और उन्होंने सबको वहां से हटा दिया और तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। मलहम पट्टी के बाद मुझे कुछ होश आया। डॉक्टर साहिबा सामने खड़ी थी और समीर को कुछ समझा रही थी। सासू माँ भी वही थी और उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें अपने किए पर अफसोस है। डॉक्टर, क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? हमने पूछा। हाँ, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, पर ख्याल रखिएगा कि अब ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसा गिरना ठीक नहीं होता है। ऐसी हालत? डॉक्टर, क्या हुआ? इसे समीर ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा। अरे, आप लोगों को पता नहीं है, अब ये माँ बनने वाली है, तो इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। यह सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ। सब बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और मैं तो यकीन नहीं कर पा रही थी। सासू माँ की आंखों से पछतावे के आंसू थे। मेरे सर पर हाथ रखकर बस इतना ही कह सके कि मुझे माफ़ कर दो, और मैं मुस्कुरा कर उनसे लिपट गई जैसे मैं अपनी माँ से लिपटी हूँ। पूरे 9 महीने मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैंने उस पेड़ का। आज मेरी डिलीवरी होनी थी। सासू माँ समय से मुझे अस्पताल ले गई ताकि जो गलती उन्होंने नेहा के साथ की वह अब ना हो। बधाई हो, आपके पोता हुआ है। नर्स ने सासू माँ को खबर सुनाई और सासू माँ ने हाथ से अंगूठी निकालकर नर्स को दी थी।
इस वजह से नहीं कि पोता हुआ है, बल्कि इस बात पर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवेली में धूमधाम थी, सब खुश थे कि हमारा परिवार को पूरा हो गया। बेटी और बेटे के आने से और एक खुशी कहीं और भी पनप रही थी। वह उस आम के पेड़ में फल आ रहे थे। शायद हम बहुत जल्दी चिंता करने लगते हैं। फल मिलने का एक समय होता है। कुपोषित शरीर हो या पेट, दोनों ही फल नहीं देते। धन्यवाद।